बायोलॉजी में हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो बेसिकली पहले दिन की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। यानी कि सेल की डिस्कवरी के बारे में जब ख्याल आया, ख्याल इन द सेंस जब सेल डिस्कवर हुआ तो उसको बेसिक कंपोनेंट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया। फिर सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके ईयर बाय ईयर उसमें क्या चेंजेस आए, इसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की। फिर हम लोग सेल के कंपोनेंट्स को पढ़ना शुरू किए। सबसे पहले दिन हमने जो कंपोनेंट पढ़ा था दैट वाज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है वर्सेस सेल वॉल क्या होती है, ये हमने जानकारी इकट्ठा की थी। पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के बारे में बातचीत की थी। आज हम लोग तीसरे कंपोनेंट की पढ़ाई करने जा रहे हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या फिर इसको साइटोसॉल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो खैर देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसॉल किसे कहते हैं, बट साइटोप्लाज्म आखिर होता क्या। तो देखो, एक सेल के बारे में अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं किसी भी एक सेल का अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ तो कोई भी दुनिया का सेल रफली कैसा दिखता है। सेल के पास इस तरीके से बाउंड्री वॉल होती है। अगर एक एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री वॉल को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आउटर साइड में एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, बट अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ तो फिर तुम जानते हो कि हमारे सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। सभी लोग जानते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब देखो, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच की जो जगह बच गई, ठीक है, जो जगह बच जाती है ना इन दोनों के बीच में, इस पर्टिकुलर जगह को एक्चुअली हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो तुमको ये समझना ज़रूरी है कि साइटोप्लाज्म कहा किसे जाता है। तो बेसिकली सेल की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो बची हुई स्पेस होती है, दैट बची कुची स्पेस इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का साइटोप्लाज्म। ये पर्टिकुलर जगह है जिस जगह को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इज इट क्लियर कि किसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा चलो, बहुत ही अच्छी बात है। तो यानी कि अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि साइटोप्लाज्म क्या है तो उस इंसान को मैं किस तरीके से डिफाइन करूँगी कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म को डिफाइन करने का तरीका हम ये लिखेंगे, स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का साइटोप्लाज्म। ठीक है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये खाली होता है कि भरा हुआ होता है। खाली भरा मैडम को समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी करेंटली कुछ सालों से हम लोगों के जो इंडिया के कुछ कंट्रीज़ के पार्ट में कुछ फास्ट फूड के नाम पर एक डिश बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है मोमोज। राइट, सब लोग जानते हैं मोमोज को, है ना। पहले खैर उतना नहीं होता था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप लेट्स से मोमोज मंगाते हो, अगर आप खाते हो तो मोमोज के अंदर फिलिंग्स होती हैं, राइट, जिसको हम खाते हैं। तो दैट फिलिंग से ये पता चलता है कि मोमोज जो हैं वो अंदर से भरे हुए हैं, हॉलो नहीं है। हॉलो मतलब खाली नहीं है, उनके अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है। अब आपके पास मान लो एक टेनिस बॉल होती है, एक प्लास्टिक बॉल होती है। आप टेनिस बॉल को या प्लास्टिक बॉल को आप काट दो, तो जब आप उन्हें काट के आप उनके दो टुकड़े करेंगे तो क्या उनके अंदर से कुछ उस तरीके की फीलिंग्स निकलती हैं? नहीं मैडम, वो तो खाली होती है अंदर से। दैट इज नोन एज हॉलो। तो अभी ये जो स्पेस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्या उस साइटोप्लाज्म की जगह फिल्ड है या फिर वो जगह हॉलो है?
यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि साइटोप्लाज्म आप लोगों का फिल्ड है या फिर वो साइटोप्लाज्म आपका पर्टिकुलरली हॉलो है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर वो फिल्ड है तो फिल्ड है तो उसके अंदर क्या होगा, व्हाट। और अगर हॉलो है तो फिर बात ही क्या करनी। अगर कोई चीज़ खाली है तो खाली चीज़ के बारे में तुम क्या बात करोगे, कोई बात नहीं करोगे, छोड़ दोगे। तो पहले तो ये सोचना है कि ये साइटोप्लाज्म एक हॉलो है कि साइटोप्लाज्म एक कुछ फिल्ड चीज़ है। तो अगर हम इस टॉपिक में बात करें तो साइटोप्लाज्म एक हॉलो चीज़ नहीं होती। जैसे आप अपने घर के किसी कमरे में अगर घूमते हो तो घर का जो कमरा होता है, क्या वो कमरा आपका खाली होता है? नहीं, उसमें आप बेड रखते हो, चेयर रखते हो, टेबल होता होगा, लेट से वार्डरोब होता होगा, लेट से पंखा होता होगा, ट्यूबलाइट होती होगी, है ना, कुछ तो होता होगा। तो वैसे ही आप लोगों का जो ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म खाली नहीं होता है, ये भरा हुआ होता है। एक मिनट, ये आवाज़ आ रही है, इसको जाने दो। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक्चुअली आप लोगों का खाली नहीं होता, ये भरा होता है। अब देखो, तो हमारे दिमाग में आता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन व्हाट। तो देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होते हैं लिक्विड लाइक सब्सटेंस, एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस। लिक्विड लाइक मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ पानी के जैसा, या फिर अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हो, फेस वॉश के जैसा, फेस वॉश ज़्यादा बेटर वर्ड है, फेस वॉश के जैसा एक लिक्विड लाइक एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। एक लिक्विड लाइक क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है। पानी होता है ये बोलना गलत है, ठीक है, पानी होता है ये बोलना गलत है, एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है। और दूसरे होते हैं आप लोगों के पास उस पर्टिकुलर लिक्विड लाइक सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे सेल के ऑर्गन्स, ठीक है। क्या होते हैं उसके अंदर? छोटे छोटे सेल के ऑर्गन्स। देखो कैसा होता है, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड लाइक सब्सटेंस क्या है? ब्लड, बराबर। और आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स भी हैं। तो वैसे ही हम लोगों का जो सेल होता है, सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, और दैट लिक्विड लाइक सब्सटेंस, और साथ ही साथ में उस लिक्विड लाइक सब्सटेंस के साथ साथ में उसके पास क्या होते हैं? सेल के ऑर्गन्स भी होते हैं, जिन्हें बायोलॉजी की लैंग्वेज में बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल्स। उन्हें क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल्स। मतलब सेल खुद हमारी बॉडी का एक पार्ट है और सेल के और भी पार्ट्स हैं, सोचो, ठीक है। सेल खुद हमारी बॉडी का एक छोटा सा फंडामेंटल पार्ट है, और अगर मैं सेल की पढ़ाई करूं तो सेल के भी और अदर पार्ट्स होते हैं। सेल के भी क्या होते हैं? और अदर पार्ट्स होते हैं। तो वो जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, इसको बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं साइटोसॉल। और वो जो उसके अंदर सेल के ऑर्गन्स होते हैं, दैट सेल के ऑर्गन्स आर बेसिकली नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म कितनी चीज़ों को मिलकर बना है, तो साइटोप्लाज्म दो चीज़ों को मिलकर बना होता है। पहला होता है साइटोसॉल और दूसरा होता है आप लोगों का सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इन दो चीज़ों को मिलकर साइटोप्लाज्म बना होता है। अब आपके सिलेबस में क्या है? क्या हमारे सिलेबस में साइटोप्लाज्म की पढ़ाई है? बिल्कुल है। साइटोप्लाज्म को पढ़ना मतलब साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनल दोनों को पढ़ना हुआ। क्या हमें ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं? नो, आपको ये दोनों टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। साइटोसॉल के बारे में बस ऊपर ऊपर से हम लोगों को थोड़ा सा पता करना है। सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। सेल ऑर्गेनल्स हमको डिटेल में पढ़ना है, जैसे कौन कौन से टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, ये हमको पढ़ना है, जो कि हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बराबर। कि सेल ऑर्गेनल का क्या फंक्शन है, क्यों है वहाँ पे, अगर है तो कैसा दिखता है, क्या करता है, ये सारी बातचीत हमको यूजुअली करनी होती है, ठीक है। तो टोटल ऐसे सेल ऑर्गेनल आप मान के चलिए 10 से 11 सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये 10 से 11 सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी
हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। साइटोसॉल के बारे में तुमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, साइटोसॉल के बारे में तुमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन मैडम साइटोसॉल दिखता कैसा होगा और सेल ऑर्गेनल्स कैसे दिखते होंगे? तो देखो मैंने क्या कहा, आपके सिलेबस में कम से कम 10 सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में कम से कम 10 सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो आप एक एक करके उन सभी सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है, आप उन सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लेकिन कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। बट अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ें किस तरीके की दिखती होगी। तो देखो मेरे को ना इस चीज़ को समझाने के लिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है वो होता है क्लीन एंड क्लियर ब्रांड का फेस वॉश। अगर तुमने रियलिटी में देखा है क्लीन एंड क्लियर ब्रांड का फेस वॉश तो तुम्हें पता होगा कि साइटोसॉल में किसको कहना चाह रही हूँ और सेल ऑर्गेनल्स में किसको कहना चाह रही हूँ। क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश एक बार देखो, आई थिंक सभी ने देखा होगा। जो बेटर इमेज है उसकी तरफ जाते हैं, ये थोड़ी बेटर इमेज दिख रही है, चलो बिग बास्केट में ये पर्टिकुलर इमेज खुलेगी, आ जाओ। देखो इस फेस वॉश में क्या होता है, लिक्विड होता है। और जब तुम इस फेस वॉश को अपने हाथों में निकालोगे तो देखना इस फेस वॉश के अंदर छोटे छोटे आपको देखना है डॉट्स दिख रहे हैं लटकते हुए, ऐसा ही होता है। यानी कि एक लिक्विड होता है और उस लिक्विड के अंदर आपको छोटी 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 बॉल्स लटकती हुई दिखती हैं, लटकती इन द सेंस सस्पेंडेड दिखती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे किसके साथ होता है, साइटोप्लाज्म के साथ होता है। अब जैसे मान लो ये पर्पल कलर की जो चीज़ है, मान लो ये पर्पल कलर की चीज़ मेरी साइटोप्लाज्म है, मान लो ये पर्पल कलर की चीज़ मेरी क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इन द सेंस उसके अंदर जो पर्पल कलर की चीज़ है, मान लो ये मेरा साइटोसॉल है। तो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इसी साइटोसॉल के अंदर अलग अलग डिस्टेंसेस पर अलग अलग शेप में ऐसे पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। तो एक्चुअली एक सेल के अंदर की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की रहती है, बराबर। इसी का देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर एक सेल को काट के देखा जाए तो ये क्या होगा, ये सेल की मेम्ब्रेन होगी। ये क्या होगा, ये लेट से न्यूक्लियस होगा और ये वाइट कलर की मान लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जितनी भी आपको ये पर्पल कलर की जगह दिख रही है, ये पर्पल कलर की जगह, दिस इज बेसिकली व्हाट योर साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर देखो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है। ये आपको अभी आप पढ़ोगे, इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेंट्रियोल्स हैं, है ना आपके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स इसी पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और पर्पल कलर का जो ये आपको लिक्विड दिख रहा है, इसी पर्पल कलर के लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं। लेकिन आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैडम ये साइटोसॉल बना हुआ किस चीज़ का रहता है। तो देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ों से ये साइटोसॉल आपका बना हुआ रहता है। अब जैसे कई लोगों का ऐसा कहना है, मतलब जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ की खोज की, ये बताया कि अच्छा इसके अंदर क्या है क्या मौजूद नहीं है, तो ऐसे केस में बोला जाता है कि साइटोसॉल के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। साइटोसॉल के अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, 90% क्या होता है, वाटर होता है। अच्छा इसके पास सॉल्ट्स भी होंगे, ठीक है, इसके पास शुगर्स भी होंगे, इसके पास अमीनो एसिड्स भी होंगे, ठीक है, और इसके पास विटामिन्स भी होंगे, ठीक है, इसके पास वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा कुछ हद तक, बराबर, इसके पास गैसेस भी होंगी। ऐसे करते करते बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है, अगर कोई पूछे कि साइटोसॉल क्या है तो लोग बोलते हैं कि साइटोसॉल साइटोप्लाज्म के अंदर रहने वाला एक एक्वस सब्सटेंस है। एक्वस क्यों, क्योंकि 90% वो वाटर से बना है। और एक्वस वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो चीज़ पानी से बनी हुई होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये कहानी है।
खैर साइटोसॉल में अलग अलग केमिकल्स के अलग अलग परसेंटेज है। जैसे पानी 90% है, तो साइटोसॉल के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंट होगा, ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। वो हमको नहीं पढ़ना है कि कौन कितना परसेंटेज है, ठीक है, बराबर वो कितना परसेंटेज है वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आई, साइटोसॉल का फंक्शन क्या है? देखो साइटोसॉल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। साइटोसॉल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स रह रहे हैं, उन सेल ऑर्गेनल्स को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए फूड चाहिए होगा। उनको ये फूड कहाँ से मिलेगा? अब जैसे तुम्हारा ब्लड है, मान लो ये ब्लड है, ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तुम जो खाना खाते हो वो खाने तुम्हारे पेट से न्यूट्रिएंट्स निकल के कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ है? ब्लड के पास है। ब्लड से ये न्यूट्रिएंट्स सेल के साइटोसॉल में चले जाते हैं। अब जो सेल के अंदर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स को क्या होता है बताओ? उन पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स को चाहिए होती है क्या? एनर्जी। उनको भी चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम बेसिकली कौन करता है? ये साइटोसॉल से। फिर ये न्यूट्रिएंट कभी इसमें जाता है, कभी इसमें जाता है, कभी इसमें जाता है, कभी इसमें जाता है, सबको सप्लाई करता है। अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग प्रकार का वेस्ट बनाते हैं। देखो हर चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, हर चीज़, कोई भी चीज़ को आप यूज़ करो उस चीज़ के वेस्ट प्रोडक्ट बनते ही बनते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट लेकिन स्टोर करके तो नहीं रखे जा सकते। अगर तुम घर में खाना बनाते हो तो तुम्हारे घर में जो सब्जी वब्जी काटते होगे, जो भी डे टू डे लाइफ में कचरा कूड़ा निकलता होगा, क्या उसको अपने घर में जमा करके रखते हो? नहीं ना, उसको फेंकते हो ना टाइम टू टाइम। तो वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी साइटोसॉल अपने अंदर ले लेता है। और अपने अंदर ले लेने के बाद वो क्या करता है? वो उसको वापस से ब्लड में दे देता है, और वापस से ब्लड में दे देने के बाद अपने खुश हो जाता है, क्या हाँ मैंने क्लीनिंग कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से साइटोसॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज़ का? सेल का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक ख़त्म होता है। कल इसके बाद जो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो एक एक करके अब सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। टोटल 10 के आसपास आपको सेल ऑर्गेनल्स याद रखने हैं। तो जो 10 के आसपास आपको सेल ऑर्गेनल्स याद रखने हैं, उनकी एक एक करके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि अच्छा ये वाला सेल ऑर्गेनल ऐसा दिखता है, ओ ये वाला सेल ऑर्गेनल वैसा दिखता है, इस तरीके से। और फिर उनके स्ट्रक्चर्स के वाया उनके फंक्शंस कहाँ पे पाए जाते हैं, क्यों होते हैं, कौन नहीं होते हैं, सारी की सारी बातचीत कल। फिलहाल